नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उड़ान ऑफ सक्सेस। आज हम फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज का 5th और अंतिम पार्ट डिस्कस करेंगे, जो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा में समान रूप से उपयोगी साबित होंगी, विशेषकर एनटीपीसी और ग्रुप डी। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। डेफिनेटली आपको मज़ा आने वाला है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व हैं, बोरोन और प्लूटोनियम। ऑप्शन बी कह रहा है बोरोन और कैडमियम, सी यूरेनियम और बोरोन, और डी कह रहा है कैडमियम और यूरेनियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बोरोन और कैडमियम। तो नाभिक विखंडन होता क्या है? जब एक भारी नाभिक दो बराबर भागों में टूट जाता है तो वो नाभिक विखंडन होता है। ये किस में होता है? ये अभिक्रिया नाभिकीय रिएक्टर में कराई जाती है, क्योंकि जिससे न्यूट्रॉनों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत की पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली पहली सफलतापूर्वक विकसित स्वदेशी मिसाइल कौन सी है? अब देखो, इसमें पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली का मतलब है सतह से सतह पर, यानी सरफेस टू सरफेस। अब इसमें कौन सी है, कौन सी मिसाइल है हमारी ऐसी? ऑप्शन ए पृथ्वी, अग्नि, आकाश या नाग। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पृथ्वी। इसकी रेंज कितनी होती है? 150 किलोमीटर तक, और यह सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि क्या है? अग्नि है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे आईसीबीएम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, यानी आईसीबीएम। आईसीबीएम भी बोल देते हैं इसको। इसकी रेंज कितनी होती है? इसकी रेंज होती है 5500 किलोमीटर, लगभग 5500 किलोमीटर। ये लगभग पूरे चाइना को कवर कर लेती है। और आकाश मिसाइल कैसी है? आकाश है सरफेस टू एयर मिसाइल, जो अभी लद्दाख में तैनात कर रखी है। सरफेस यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, और इसे ये कितना 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फायर कर सकती है। और ये नाग मिसाइल कौन सी मिसाइल है? ये नाग मिसाइल की बात करें तो ये एंटी टैंक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? एंटी टैंक। ये टैंक को ध्वस्त करने वाली मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है। अब देखो, बात यहां पर आती है कि इन्हें याद कैसे करें, कि हमारा ये मिसाइल है, इन्हें याद कैसे करें? तो ये होता है, एक शॉर्ट फॉर्म बता दें आपको, एक शॉर्ट ट्रिक समझ लो इसको, कि पटना, ये भारत का मिसाइल प्रोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको उसमें शॉर्ट ट्रिक में देखें तो दर्शा देता है। पटना से मतलब क्या हो जाएगा? पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग और ए से आकाश। और इसी सीरीज में इंडिया ने इनको डेवलप किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र है? यानी प्रक्षेपास्त्र मतलब मिसाइल है, ठीक है। तो कौन सा है बताओ? नाग, अग्नि, पृथ्वी या त्रिशूल? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नि। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि अग्नि की रेंज कितनी थी? लगभग 5500 किलोमीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है पेट्रोल, कोयला, यूरेनियम या जलने वाली गैसें? तो इसका सही आंसर तो आपको डेफिनेटली पता ही होगा, ऑप्शन सी होने वाला है, यूरेनियम, ठीक है। अभी हमने पहले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में प्रयोग किया जाता है? ईंधन, शीतलक
नियामक या इनमें से कोई नहीं? कौन सा होता है? ऑप्शन सी, नियामक यानी रेगुलेटर। रेगुलेटर के रूप में इसको यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? थोरियम, रेडियम, सीसा या पोलोनियम? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होने वाला है सीसा, ऑप्शन सी। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में से कितना जल तल के ऊपर होगा? कितना जल तल के ऊपर होगा? तो देखो, एक बात आपको ध्यान देनी होगी कि इसमें से जो 10 पार्ट होता है ना, 1/10 की बात हो रही है, इसमें से 9/10 यानी 9/10 पार्ट डूब जाता है। तो बचा कितना? 1/10। और यह आंसर हो जाएगा, यानी कितना? एक पार्ट बचना कितना है? एक भाग। एक भाग जो है वो जल के ऊपर रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? अब बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑटोमोबाइल, स्टीम इंजन, डायनामाइट या टेलीफोन? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, डायनामाइट। यह है अल्फ्रेड नोबेल। इन्होंने डायनामाइट की इन्वेंशन की मतलब रिसर्च की थी, इन्वेंट किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्फ के टुकड़े 1 गिलास शुद्ध जल और 1 गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर क्या होगा? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। अल्कोहल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, या दोनों में एक ही स्तर पर होगी, या अल्कोहल में तैरती रहेगी और जल में डूब जाएगी? तो देखो, ये जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी। इस बात को ध्यान देना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस किया था पिछले पार्ट में, जहां से आपको, अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप उस पार्ट को जाकर देख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या होता है? ये पूछा गया है। यानी चंद्रमा के आकर्षण के बल द्वारा संतुलित होता है, उस स्थान पर शून्य होता है, सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है, या अवकेंद्र बल के समान होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवकेंद्र बल के समान होता है। अब देखो, यहाँ पे क्या होता है? G=0 हो जाता है, तो इसलिए भारहीन महसूस करेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहां किसी प्रकार का जीवन नहीं है? गंधक, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या जल? अब भैया गंधक का क्या करेगा? गंधक तो वैसे एलिमिनेट हो गया। नाइट्रोजन के, अब देखो कंफ्यूजन कहाँ होता है? ऑक्सीजन और जल में। तो इसका सही आंसर होता है जल। और इंडिया ने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था चंद्रमा के साउथ पोल पर जल का और भी अधिक चीजें पता करने के लिए, जो अनलकीली अनसक्सेसफुल हो गया, वो असफल हो गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, वही रहेगा, अधिक लंबा या अधिक छोटा या गोलाकार हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? देखो, इसको यानी भारहीनता को और क्या बोलते हैं? अति सूक्ष्म गुरुत्वीय अवस्था यानी मैक्रोग्रेविटी बोलते हैं। अगर इसकी अवस्था में मोमबत्ती की ज्वाला को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कैसी रहेगी? वैसे ही, वही रहेगा जैसा वो पहले से है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें जब जल
ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है, घट जाता है, न बढ़ता है न घटता है, इनमें से कोई नहीं। ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। यानी जब भी कोई भी जल यानी ऊपर से यानी किसी जल प्रपात से कहीं से झरने से नीचे गिर रहा है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और आप अनुभव करेंगे उसके नीचे खड़े हुए, अगर उसमें देखेंगे इसको तो ऐसा ताज़ा ताज़ा सा पानी लगता है, हल्का हल्का गर्म सा फील होता है, ताज़ा ताज़ा सा पानी लगता है। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? 5, 7, 9 या 10? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो ये है इंद्रधनुष, रेनबो, ये रेनबो है। तो देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब ये कलर कौन से होते हैं? ये स्पेक्ट्रम के कलर होते हैं। अब इन्हें याद कैसे रखेंगे, ये कौन कौन सा है और सीक्वेंस कैसे होता है इसका? तो सीक्वेंस होता है वही हमने पिछले पार्ट में भी ये डिस्कस किया था कि रॉय जी बी। यानी आर से रेड, वी से वॉयलेट, यानी ये क्या हो जाता है? ये ऑरेंज हो जाता है, ऑरेंज। ये येलो, ये ग्रीन, बी से ब्लू, और आई से होता है इंडिगो, आई से इंडिगो। ये इनके कलर का सीक्वेंस होता है। अब देखो हमें ये ऊपर से कलर कहाँ तक, ब्लू तक तो दिख रहे हैं लेकिन उसके नीचे नहीं दिख रहे। क्यों? कि ब्लू का स्कैटरिंग इतनी हो जाती है ना, इसका वर्ण विक्षेपण, ये सारे कलर तब जाते हैं नीचे वाले, इनका सबसे ज्यादा होगा। होता क्या है कि सबसे ज्यादा किसका होता है विकिरण, वर्ण विक्षेपण वॉयलेट कलर का, वॉयलेट कलर का वर्ण विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है, तो इसलिए वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। और रेड का सबसे कम होता है, तो रेड सबसे ऊपर है, उसके बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। ये इनका सीक्वेंस होता है, ये स्पेक्ट्रम कलर होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? इसका सही आंसर क्या होगा? उत्प्लावन, प्रकीर्णन, परावर्तन या अपवर्तन? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, अपवर्तन। अपवर्तन में क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, ये अगर विरल माध्यम है यानी रेयर माध्यम है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में एंटर करती है, सघन माध्यम में एंटर करती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है, तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। अगर वह विरल माध्यम सघन माध्यम से, अगर वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है, तो अब अविलंब से दूर हट जाती है। और ये अपवर्तन ऐसे होता रहेगा और इसी कारण हमें छड़ी कैसी प्रतीत होती है? मुड़ी हुई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण, कार्य संरक्षण, ताप संरक्षण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण, इसमें क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण में यानी ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है। देखो इसका एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल ले तो डायनेमो। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्लियर? देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परमाणु बम का विकास किसने किया? जे रॉबर्ट, ओपेनहीमर, बी वर्नर, बॉन ब्राउन या एडवर्ड टेलर या सैमुअल कोहेन? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जे रॉबर्ट
ओपेनहाइमर। अब देखो ये कब किया गया था, ये 1945 में इन्वेंट किया, डिस्कवर किया गया था। 1945 में डिस्कवर किया गया था। कहाँ पर? यूएसए में, यूएसए में। और तभी वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तो नागासाकी और हिरोशिमा में यूएसए ने एटम बम ही गिराए थे, परमाणु बम गिराए थे, जो पहला अटैक था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन, वर्नर वॉन ब्राउन या जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, देखो ये है एडवर्ड टेलर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडवर्ड टेलर। ये कब किया गया था? 1952 में। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम। यह नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें क्या होता है कि जब 2 हल्के तत्व मिलकर किसी एक भारी तत्व के नाभिक का निर्माण करते हैं, ये नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। इसमें ऊर्जा का स्रोत ज्यादा होता है, यानी ऊर्जा का स्रोत निरंतर मिलता रहता है, जिससे ये हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा लगभग 1000 गुना शक्तिशाली होता है। और ये कहां पे डिस्कवर किया गया था? यूएसए में ही किया गया होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल आगे है अभी तक। अब तो खैर चाइना आगे बढ़ता जा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किसने की थी? रॉन्टजन ने, मैडम क्यूरी ने, बैकरल ने या जे थॉमसन ने? तो ये है बैकरल, ठीक है, इन्होंने खोज की थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कब की थी? तो ये की थी 1896 में, और ये फ्रेंच नागरिक थे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये समझते हैं कि ग्रीन हाउस कौन कौन सी होती हैं। तो इसे एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। जैसे इसको कैसे याद कर सकते हैं कि मीना का जलवा, मीना का जलवा। अब देखो मीना के जलवा से इसमें होता है मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 केमिकल फॉर्मूला होता है। मीथेन होता है, ना से होता है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। का से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, और जलवा से होता है जल बाष्प होता है जलवा से। तो अब देखो इसमें नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, तो हमें इसमें कौन सी गैस मिल रही है? यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन सीरीज का ये 5th और लास्ट पार्ट था। यहाँ तक हमने इसको बहुत अच्छे से कवर किया, और ये 100 क्वेश्चन थे, लेकिन हमने इतना डिटेल में डिस्कस किया कि लगभग 400 से 500 क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लिए होंगे, जो आपके हर एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके।